हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। आज हम लोग एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे और वो लेक्चर नंबर 9 होगा। और लेक्चर नंबर 9 में आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर के बारे में। आखिर वेक्टर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? विदाउट वेक्टर क्या हम कुछ कर नहीं सकते? देखिए, मैनली फिजिक्स में हमें वेक्टर का बहुत रोल है। बिना वेक्टर के हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वेक्टर ही वो टॉपिक है जो हमें सारी फिजिक्स की डिटेल के बारे में बताएगी। विदाउट वेक्टर हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि हम जाने वेक्टर क्या है। सबसे हमारा मेनली टॉपिक वेक्टर। तो सभी लोग फटाफट से तैयार हो जाइए और एक नए अंदाज के साथ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर के टॉपिक को। ठीक है मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत सा, क्या किसको बोलते हैं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और वो है वेक्टर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वेक्टर से पहले हम लोग देखेंगे स्केलर क्वांटिटी। हमारा जो पहला टॉपिक होगा इसमें वो होगा स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? हेडिंग डाल देते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ध्यान से समझिएगा स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे 9th में। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ये हमारा शर्त है। स्केलर क्वांटिटी की कंडीशन ये है कि स्केलर क्वांटिटी के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब यहां शर्त क्या है एक और क्वांटिटी के पास, कि स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग अलजेब्रा के काउंटिंग लॉ से ऐड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? एडेड बाय अ काउंटिंग लॉ ऑफ अलजेब्रा। काउंटिंग लॉ ऑफ अलजेब्रा यानी हमने क्या कहा कि स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। जब डायरेक्शन नहीं होता है तो इसको अलजेब्रा के काउंटिंग लॉ से ऐड कर सकते हैं। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। गॉट माय पॉइंट? अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, बॉडी है कोई, ठीक है, और एक और बॉडी हम लेते हैं। हमने दो बॉडी कंसीडर किया, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। इस बॉडी का मास मान लेते हैं हम, m1 की वैल्यू 5 kg है। इस बॉडी का मास m2 मान लेते हैं हम 10 kg है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस क्वांटिटी में क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। ये 5 जो है ना, ये हमारा क्या है? नंबर है। क्या है? नंबर है। 5 क्या है? नंबर है। और केजी इसका क्या बता रहा है? यूनिट बता रहा है। क्या बता रहा है? यूनिट। यहाँ भी 10 किसको बता रहा है? नंबर को बता रहा है। और यहाँ भी केजी किसको बता रहा है? इसके यूनिट को बता रहा है। जरा ध्यान से समझिए। जब मास m1 लिया उसके साथ नंबर है प्लस यूनिट है। ये मास m2 है, इसके पास भी नंबर है प्लस यूनिट है। यानी जो नंबर प्लस यूनिट के जो हम नोट करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं, इस पूरे टर्म को हम नाम देते हैं मैग्नीट्यूड। क्या नाम देंगे बच्चों? मैग्नीट्यूड। इस नंबर और यूनिट को भी क्या नाम देंगे? मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें नंबर हो और नंबर के साथ साथ यूनिट भी हो। तो जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो उसे हम वो जो मिलता है
उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या मास में डायरेक्शन है? नहीं, मास में हम लोग डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि मास इज स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन एंड एडेड बाय ए काउंटिंग लॉ ऑफ अलजेब्रा। और हम स्केलर क्वांटिटी को अलजेब्रा के काउंटिंग लॉ से ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर कैपिटल M है और इसको हम ले लेते हैं M1 और प्लस M2, तो M1 की वैल्यू कितनी दी है 5 kg और M2 की वैल्यू दिया है 10 kg। जब दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 15 kg। यानी स्केलर क्वांटिटी जो है इसके पास मैग्नीट्यूड है और इसको हम काउंटिंग लॉ ऑफ अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं। देखिए ये अलजेब्रा से इसको क्या कर दे रहे हैं हम लोग, ऐड कर दे रहे हैं। 5 kg प्लस 10 kg इजकल टू 15 kg, यानी इसके अलजेब्रा के काउंटिंग लॉ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सीधा बात यह है कि स्केलर क्वांटिटी ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन एंड एडेड बाय ए काउंटिंग लॉ ऑफ अलजेब्रा। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी हो जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और ये काउंटिंग लॉ ऑफ अलजेब्रा से ऐड किया जा सकता है। गॉट माय पॉइंट? तो इसको जरा सा आप लोग नोट कर लीजिए, देन आपको आगे समझाते हैं। नोट करिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बाबू। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी बता दें कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और काउंटिंग अलजेब्रा से ऐड होता है। अगर इसका डिफिनीशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, अभी रेज करके हम लिखवा देते हैं आपको डिफिनीशन। डिफिनीशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, दोज क्वांटिटी which has only magnitude, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो एंड एडेड by a counting law of algebra। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो और काउंटिंग लॉ ऑफ अलजेब्रा से ऐड हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे लिखेंगे सम स्केलर क्वांटिटीज। कुछ स्केलर क्वांटिटी के हम नाम लिखते हैं, सम स्केलर क्वांटिटी, जिसमें पहले लिख देते हैं लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, और हो जाएगा हमारा टेम्परेचर, etc। हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी और लेंथ है, टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है, टेम्परेचर है, और सारे हमारे क्वांटिटी हो सकती हैं। अगर लेना चाहे तो मास भी ले सकते हैं। मास भी हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज भी हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि बहुत सारे हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये है हमारे स्केलर क्वांटिटी। लेंथ को लेंगे तो 1 मीटर या 2 मीटर लेंगे तो उसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा। टाइम लेंगे 1 सेकेंड, वही मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस 1 मीटर, स्पीड जो हमारा 1 मीटर पर सेकेंड। यानी जितने टर्म हैं ये सारे के सारे केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं, और काउंटिंग लॉ ऑफ अलजेब्रा से इसको ऐड किया जा सकता है। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट करिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालिए वेक्टर क्वांटिटीज।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। गॉट माय पॉइंट। देखिए अभी हमने स्केलर में क्या देखा कि स्केलर में क्या था, केवल और केवल मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, और काउंटिंग लॉ ऑफ अलजेब्रा से क्या था, वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ आता है सवाल वेक्टर का। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और इसको क्या कहते हैं, एडेड बाय अ वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और इसको हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होना भी जरूरी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना भी जरूरी है, और जब डायरेक्शन है तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से फॉलो करना चाहिए। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर डिफिनीशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, दोज क्वांटिटीज विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction and added by a vector law of addition, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्या हो, एडेड हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। कुछ वेक्टर क्वांटिटी के नाम लिखते हैं। एग्जांपल, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इट्स एक्स्ट्रा ETC। यानी कि फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन भी हमारा क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से इसको ऐड किया जा सकता है। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करिए, तब हम आपको इरेज करके दिखाते हैं। वीडियो को नोट कर लीजिए, फटाक से इरेज कर लीजिए। ओके, अब हम इसको इरेज करते हैं और एक आपको नोट पॉइंट समझाने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए नोट पॉइंट क्या है। नोट पॉइंट देखिए, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुना होगा। इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मान लेते हैं हमारे किसी सर्किट से करंट ऐसे गया I1 और इधर चला गया करंट यहाँ पॉइंट बने के बाद I2 और इधर करंट चला गया मान लेते हैं I3 अमाउंट में। ठीक, यहाँ से करंट I1 निकला और इस पॉइंट के जाने के इधर जो करंट गया I2 और इधर इस साइड जो करंट आया
इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ अमाउंट में कितना, I3 अमाउंट में। तो अगर I1 की वैल्यू हम लिखना चाहें तो I1 इक्वल टू हो जाएगा I2 प्लस I3। यहां से जो I1 करंट लिख ले दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एक I2 में और एक I3 अमाउंट में। तो इन दोनों का सम जो है I1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट में जरा ध्यान से देखिए, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, I1 I2 I3 का जो करंट होगा उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। और ये देखिए करंट यहाँ से इधर डिस्ट्रीब्यूट किया और ये इधर डिस्ट्रीब्यूट किया। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस से बचते हैं हम लोग 1 मिनट के लिए, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को। ओके ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया कि जब I1 करंट जब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते एक I2 पार्ट हो गया और एक हमारा I3 पार्ट में डिवाइड हो गया यहाँ से। तो ये जो हमारा I1 करंट है, I1 ये किसके बराबर होगा, I2 प्लस I3 के सम के बराबर। तो यहां से क्या सवाल उठता है कि इस करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड नहीं हो रहा है। ये ऐड हो किससे रहा है, तो अलजेब्रा के लॉ ऑफ एडिशन से। ठीक है, यानी करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से नहीं बल्कि लॉ ऑफ अलजेब्रा के एडिशन से ऐड हो रहा है। और ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, टेंसर क्वांटिटी। यानी कि जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ अलजेब्रा के एडिशन को। इसलिए इस टर्म को हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। यानी कि टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन लॉ ऑफ अलजेब्रा के एडिशन को फॉलो करे, न कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। गॉट माई पॉइंट। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसको पूरा आप लोग नोट करिए, तब हम आपको इरेज करके आगे बताते हैं। गॉट माई पॉइंट, नोट करिए, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं आगे की बातें, इसके आगे। ठीक है, मैं इसका नोट्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग नोट्स को क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स डाल दूंगा, इसका PDF के फॉर्मेट में अपलोड करिए। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी चेक करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ वीडियो भी हमारी सही चल रही है। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने टॉपिक पे। हमने अभी टेंसर क्वांटिटी आपको बताया। अब हम लोग देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात करें, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखिए। डायरेक्शन जो है हमारे पास जनरली दो टाइप के होते हैं, एक है फिजिकल डायरेक्शन और दूसरा जो है हमारा वो है जियोमेट्रिकल डायरेक्शन। क्या है प्यारे बच्चों, जियोमेट्रिकल डायरेक्शन। दो तरह के डायरेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, एक फिजिकल डायरेक्शन और दूसरा हमारा होगा वो होगा जियोमेट्रिकल डायरेक्शन। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन को। इधर हमारा होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये हो जाता है नॉर्थ, और ये हो जाता है हमारा साउथ। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये हमारे पास मेनली डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा होता है फिजिकल डायरेक्शन। क्या होता है, फिजिकल डायरेक्शन।
अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन के बारे में, जो हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ फिगर बनाते हैं इसे। ये है हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये है हमारा नॉर्थ, और ये है हमारा साउथ। ठीक है, ध्यान से ज़रा समझिएगा। तो क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन की बात यहाँ पे करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि एक यहाँ से ऐसे लाइन खींच देते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से। ये पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन है। यहाँ से हमने एक वेक्टर ड्रा किया और इसका नाम दे दिया हमने NE। क्या नाम दे दिया, NE। यहाँ से हमने एक वेक्टर ऐसे ड्रा किया, इसका नाम दे दिया NW। और यहाँ हमने एक ऐसे वेक्टर ड्रा किया जिसका नाम दे दिया हम, क्या नाम देते हैं इसको, WS, SW देते हैं, SW। और इसको हम नाम देते हैं ES। क्या नाम देंगे, ES। ठीक, ये है हमारा इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है, NE का मतलब होता है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। NE का मतलब होता है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब होता है, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, NW लिखना चाहिए, नॉर्थ से वेस्ट, WN, यानी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। नॉर्थ से कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ, यानी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। ये हमारा हो गया क्या, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। WS का मतलब होता है वेस्ट से साउथ की तरफ, वेस्ट से साउथ की तरफ। इसका मतलब होता है SE का मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ। ये जनरली हमारा इस तरह से होता है रिप्रेजेंटेशन। NE का मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, WN का मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, और ये WS का मतलब होता है वेस्ट से साउथ की तरफ, और ES का मतलब होता है साउथ से ईस्ट की तरफ। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए क्या होता है ना, कहीं भी अगर आपको NE दिखे, यानी मतलब कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। WN का मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, SW का मतलब वेस्ट से साउथ, और ES का मतलब साउथ से ईस्ट के डायरेक्शन में। इस तरह से हम लोग फिजिकल जियोमेट्रिकल डायरेक्शन दिखाएंगे वेक्टर को। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लिए। हम आगे बताते हैं आपको कुछ टर्म। ओके, इरेज कर देते हैं, जरा सा नोट करिए उसको। वीडियो को पॉज करके नोट करिए इसको। मैं वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ एक बार, बार हमें चेक करना जरूरी है वीडियो क्वालिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ वाला थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, दिखाई नहीं दे रहा था वीडियो क्वालिटी में, देखा चेक किया तो इस साइड वाला दिखाई दे रहा था क्लियर, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा था, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं और आगे बताते हैं आपको नया टर्म। ओके, इसको इरेज कर देते हैं फटाफट से। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यानी कि वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हेडिंग डाल दीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हेडिंग क्या है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है
वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए वेक्टर को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। किससे प्यारे बच्चों? एरो से। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम जनरली किससे? एरो से। और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल बोल दें, या फिर इसको बोल दें हम लोग ओरिजिन, या फिर इसको बोल दें हम लोग टेल। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं फाइनल, या फिर इसको बोल देते हैं एंड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। इस वाले पॉइंट को, यानी कि हमारा जो ये वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं इनिशियल, ओरिजिन, टेल। इसको बोलते हैं फाइनल, या फिर एंड, या फिर हेड। इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा देखिए, ये जो इस एरो की लेंथ होती है, नोट में क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो इज represent the magnitude, represent the magnitude, यानी कि जो एरो की लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को। या लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट, या लिख सकते हैं इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। यानी कहने का मतलब है कि जो इस एरो की लंबाई होगी वही हमारा क्या कहलाता है? सॉरी, इसको क्या कहलाएगा? एरो की वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो ये लेंथ ऑफ एरो हमें क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है। अब देखिए, अगर ये हम लोग ऐसे लिखें तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? रीड एज वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे इसको? वेक्टर ए। इस तरह से कहीं भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे दे ऐसे, तो आप लोग क्या लिखेंगे? रीड एज वेक्टर ए। यानी इसको वेक्टर ए को क्या, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेक्टर ए पढ़ेंगे। और जो एरो की लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? मैग्नीट्यूड के इक्वल के बराबर। अब देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट करने वाली क्या बात है। अगर कभी भी वेक्टर लिखना हो तो वेक्टर ए ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा दोनों क्या है? वेक्टर लिखने का करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप वेक्टर ऐसे लिख रहे हैं, या फिर आप वेक्टर ऐसे लिख रहे हैं, या फिर वेक्टर ऐसे लिख रहे हैं, ये जितने भी वेक्टर हैं ये आप ऐसे नहीं लिख सकते, गलत है। आप इस तरह से क्या है? लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये रॉन्ग है, ऐसे भी लिखेंगे तो रॉन्ग है, और वेक्टर ऐसे लिखेंगे तो रॉन्ग है। तो करेक्ट जो है इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को। तो वेक्टर से क्या सीखने को मिला? रिप्रेजेंटेशन से कि ये है इसका ओरिजिन है, जहाँ से स्टार्टिंग होता है वेक्टर को, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एरो से। वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। हम लोग वेक्टर किसे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से। कहीं भी अगर वेक्टर बोलेगा तो तुरंत हम वहाँ से क्या निकल देंगे? एरो ड्रा कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे हम लोग वेक्टर ए। इसका मतलब वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा यही है। अगर कोई पूछ दे वेक्टर बी रिप्रेजेंट करो तो तुरंत एरो बना के उसको क्या लिख देंगे? वेक्टर बी। तो ये है हमारा वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर बी, और इस तरह से हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग नोट करिए, तब मैं आपको आगे बताता हूँ। नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों,
हमने उसको इरेज कर दिया। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। किसको हम लोग कहेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर? एक्चुअल में मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है उसको हम समझेंगे। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नोन एज मॉडुलस ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर है, ध्यान समझिएगा, कोई भी वेक्टर है, अगर उस वेक्टर की जो एरो की लेंथ है, यानी कि एरो की लेंथ का मतलब किसको डिनोट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। तो उसी मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि द मॉडुलस ऑफ वेक्टर। यानी किसी वेक्टर का हम मॉड ले लेते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे मॉड, इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं इसको? मॉड। तो जो वेक्टर का मॉडुलस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। गॉट माय पॉइंट? ओके। और जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। जैसे मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, इसको हमने ऐसे मॉड से दोनों तरफ बंद कर दिया तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? मैग्नीट्यूड को। किसको? मैग्नीट्यूड को। तो यही कह रहा है कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग इस तरीके से करेंगे। और यहाँ एक क्या है कि मॉडुलस ऑफ वैल्यू जो होता है इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। ध्यान से देखिए, मॉड में अगर ए है तो माइनस ए को ए कर देगा, यानी अगर इसमें निगेटिव भी होगा, यानी कहता क्या है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मॉड ए यानी कि मॉड के अंदर ए है और निगेटिव ए भी है, तो इसके बाहर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड में कुछ भी हो, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, अगर यह निगेटिव है तो निगेटिव को क्या कर देगा? ये पॉजिटिव, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक। और इसको क्या पढ़ते हैं? इसको इस तरह कहते हो इट रीड एज मॉडुलस ऑफ वेक्टर है। इसको वेक्टर क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस, या फिर मॉड ऑफ ये पढ़ देंगे, या फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पढ़ देंगे। तो इस तरह से होता है हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कोई वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, अगर उसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या फिर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अगर तुमसे कोई कहे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखिए तो आप तुरंत ऐसे लिख दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये है हमारा मॉडुलस वेक्टर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, दिन में आगे आपको बताता हूँ। नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। तो आज का लेक्चर जनरली हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे कल यानी कि जो आने वाले वीडियो है उसमें इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और आप लोग ज़रा कस के पढ़ाई करिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको लड़ना होगा और आपको हर एक वर्क आपको जो भी दिया जा रहा है उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। आपको हर एक प्रति काम के प्रति आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी आज हमने जो पढ़ाया उसको जाके तुरंत रिवीजन करिए ताकि आने वाले लेक्चर आपको आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।